नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहें तो इसको घर बैठे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अल्प विकसित देशों के विकास से संबंधित सिद्धांत तथा दृष्टिकोण के संबंध में सही सुमेलित है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सिद्धांत दिया गया है और ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उनके नाम दिए गए हैं। निम्न संतुलन पाठ सिद्धांत नेल्सन द्वारा दिया गया है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेस्टीन द्वारा दिया गया है। प्रश्नन बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नर्स द्वारा दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा ए बी सी डी में से। तो बताइए। अगर आप चाहें तो थोड़ा समय और ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न संतुलन पाठ सिद्धांत लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थियरी नेल्सन द्वारा दी गई है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेस्टीन द्वारा और प्रश्नन बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नर्स द्वारा दिया गया है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ प्रश्नन बेरोजगारी के बारे में। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रश्नन बेरोजगारी होती क्या है। तो प्रश्नन बेरोजगारी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या बेरोजगारी एक प्रकार है जिसके तहत लोग रोजगार में लगे हुए दिखते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। मैंने क्या बोला? या किस प्रकार की बेरोजगारी? जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, हम कृषि को देखें तो कृषि में आप देखते हैं जो फार्मर्स है उनके पास एक बहुत छोटी सी जमीन है और इस छोटी सी जमीन में उनके परिवार के 10-10 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग रोजगार में लगे हुए दिखते तो है, ये 10 लोग इस छोटी सी जमीन में काम कर रहे हैं, ये दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। आप बताइए, एक छोटी सी जमीन में 10 लोगों की आवश्यकता है? नहीं, यहाँ पर 2 लोग भी मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 लोगों की मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि जो आउटपुट मिलना है वो तो कम ही मिलना है। तो ये आपकी प्रजनन बेरोजगारी होती है। ठीक है, ज्यादातर कृषि में पाई जाती है, ये चीज याद रखिएगा, और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रजनन बेरोजगारी बता दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक प्रश्न पूछता है कि मौसमी बेरोजगारी कौन सी होती है। तो मौसमी बेरोजगारी ये जो होती है बेरोजगारी, ये आपके मौसम पर डिपेंड करती है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, काम केवल एक विशेष मौसम में ही मिलता है। अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर भी लो, कृषि सेक्टर। अब कृषि सेक्टर में आपको पता है कि खारिफ और राबी क्रॉप है। तो यहाँ पर जब खारिफ क्रॉप को बोया जा रहा है तब जो लोग हैं उनके पास काम है, उसके बाद बोने के बाद उनके पास काम ही नहीं बचता है जब तक कि वो आपकी पक ना जाए, फसल काटने का समय ना आ जाए, तो उतने समय तक वो बेरोजगार रहते हैं। तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो यहाँ पर पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है आपके परीक्षा के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं दूसरा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को बाजार यंत्र कहा जाता है। दूसरा आपको दिया गया है क्या, ये बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को हानि होती है। अब देखिए क्लास, डिमांड और सप्लाई की बात की गई है, मांग और पूर्ति की बात की गई है यहाँ पर। तो ये हमारे पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। हाँ, एकदम सही है, मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा है, बाजार में अगर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो तो उपभोक्ता को हानि होती है। अरे नहीं, अब खुद सोचो, मार्केट में अगर बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। अब मोबाइल फोन की कई कंपनियां भारत में हैं, जैसे आपका हो गया कोई भी मोबाइल फोन ले लो, नोकिया ले लो, ठीक है, सैमसंग ले लो, जो भी है, अब इतना याद नहीं आ रहा, वन प्लस ले लो, बहुत ढेर सारे मतलब कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहेंगे, ये लोग चाहेंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मोबाइल को बना रहे हैं, वो ये चाहेंगे ना कि हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारा प्रोडक्ट बिके। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, पैसे को कम रखेंगे, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट ले। तो मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कंज्यूमर को उतना ज्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, हमको वैरायटीज मिलेगी। ठीक है, हमको कोई डिमांड है तो उसकी हमें कई ऑप्शंस मिलेंगे, कई रेंज मिलेगी, कम पैसे की भी, ज्यादा पैसे की भी। ठीक है, हमारी जो डिमांड होगी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कि इस कलर का होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, कुछ भी, तो वो फुलफिल करने के लिए कई वैरायटीज रहेंगे हमारे पास। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा कंज्यूमर को आराम रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, उनको कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाएगी, वैरायटीज मिल जाएगी, जो उनकी डिमांड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया क्लास, बताइए कौन सा सही नहीं है बोला गया है। तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 आपका सही नहीं है, पहला आपका सही है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए बी आपका सही उत्तर है। क्लास, ये डिमांड और सप्लाई वाली चीज ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डिमांड और सप्लाई। अब मैं तुम लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर तुम लोग समझो यहाँ पर कि डिमांड जो है उसको हम फिक्स कर देते हैं, डिमांड को हमने फिक्स कर दिया, मतलब पहले भी 10 लोग थे जिनको कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए था, अब भी जो 10 लोग हैं तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनको चाहिए। डिमांड फिक्स है, नंबर लोगों के, नंबर, ठीक है, पर्सन्स के, मैं लिख रही हूं यहाँ पर, वो 10 है। यहाँ पर सप्लाई मार्केट में किसी भी चीज की, अब हम ले लें यहाँ पर मोबाइल फोन की ही, मोबाइल की, ठीक है, सप्लाई जो है वो पहले 100 थी, तो 10 लोगों को मोबाइल फोन चाहिए और मार्केट में 100 मोबाइल फोन है। तो यहां पर देखो क्या होगा, जो भी प्राइस फिक्स हुई, हमने कोई भी प्राइस फिक्स की, सही है। अब हमने क्या किया, डिमांड को फिक्स रखा, मतलब अभी भी 10 लोग ही हैं, लेकिन जो सप्लाई चेन है उसमें हमने कटौती कर दी, माइनस कर दिया। मतलब पहले 100 प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, सप्लाई को हमने 90 से माइनस किया, अब 90 से क्या 98 से माइनस किया, तो अब खाली 2 मोबाइल फोन बचा मार्केट में, खाली 2 मोबाइल फोन बचा। तो अब आप देखोगे डिमांड फिक्स है लेकिन जो सप्लाई है वो खाली 2 बची। तो अब बताओ मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? मोबाइल फोन का जो प्राइस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी किसी चीज की डिमांड जो होती है वो सप्लाई से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादातर चांसेस है जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहीं पर हम एक और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, डिमांड को घटा देते हैं, हम कहते हैं खाली 2 लोग को मोबाइल फोन चाहिए, और जो सप्लाई है अभी हम क्या मार्केट में उसको फिक्स रखते हैं, मतलब पहले 100 मोबाइल फोन था, ठीक है, 100 मोबाइल फोन था मार्केट में, अब भी 100 मोबाइल फोन है, सप्लाई को हमने सेम रखा। अब की बार हमने डिमांड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने डिमांड को रिड्यूस कर दिया -8 से, तो अब क्या होगा बताओ, अब भी क्या होगा, अब आपका जो प्राइस है वो घटेगा ना, क्योंकि 100 मोबाइल फोन है, खरीदने वाले 2 लोग,
तो बहुत से ऑप्शंस हैं, तो प्राइस घट जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी डिमांड आपकी कम होगी, डिमांड घटेगी और सप्लाई जो है वो आपकी फिक्स रहेगी, तो उस कंडीशन में जो प्राइस है वो घट जाएगी। तो ये पूरा जो चीज होती है डिमांड सप्लाई वाला, इसको हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति में, ठीक है। इन्फ्लेशन में ये चीज पढ़ते हैं डिमांड सप्लाई वाला। तो पूरा मार्केट आपका डिमांड सप्लाई से नियंत्रित होता है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार की किसी ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला क्रेता होता है उसे क्रेताधिकार कहते हैं। दूसरा है, ऐसी स्थिति में क्रेता को हानि होती है। आपको बताना है सही उत्तर क्या है यहाँ पर। अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ, विच नहीं लिख दो, वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड मोनोसोनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रेताधिकार की बात की गई है। फिर उसका इन सच अ सिचुएशन द बायर इज एट डिसएडवांटेज। अब खरीदने वाला खाली एक है, बायर जो है वो खाली एक है, तो उसको हम क्रेताधिकार कहते हैं। एकदम सही है। इसमें क्या दिक्कत है? दो टर्म्स होते हैं यहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल सही है। पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ऐसी स्थिति में क्रेता को हानि होती है। क्यों भाई, क्यों हानि होगी क्रेता को? ठीक है, क्रेता के पास तो कई ऑप्शंस होंगे, तो क्रेता को क्यों हानि होगी? आपको पता है कि सप्लायर बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे सप्लायर हैं, लेकिन बायर खाली आप है। तो आप तो खुश हो जाओ ना भाई, हम हैं बायर, तो जो मेरा मन करेगा हम उतना पैसे लगाएंगे, ठीक है। अब बायर खाली आप हो तो हानि नहीं होगी, फायदा होगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बोला गया है? तो बी आपका सही नहीं है, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रही थी उसको देखिए। दो टर्म्स होते हैं आपके, एक मोनोसोनी, ठीक है, और दूसरा आपका होता है मोनोपोली। याद रखिएगा, जब भी हम मोनोपोली की बात करते हैं, यहां पर ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विक्रेता मतलब जो सेलर है वो खाली एक है, खाली एक सेलर है। आपको मार्केट में मोबाइल फोन खरीदना है और आपको पता चला मार्केट में खाली मोबाइल फोन का प्रोडक्शन एक ही कंपनी कर रही है, तो इसकी मोनोपोली है, ठीक है। अब एक ही कंपनी अगर मोबाइल फोन को बना रही है और उसकी मोनोपोली है, उसका एकाधिकार है, तो वो जैसे मन करे उतना पैसे लेगी आपसे, अपने कंज्यूमर से। हाँ, तो इसीलिए मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। ईस्ट इंडियन कंपनी जब भारत में आई थी, चलो थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको पता है, क्या पता है कि 1813 तक तो यहाँ पर इनके पास मोनोपोली थी, इनका एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का। तो जो मन करता था उस रेट पे चीजों को बेचते थे, करते थे अपना, ठीक है। इसी तरीके से बाद में आपको पता है कि 1833 तक क्या किया गया, ईस्ट इंडियन कंपनी को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है। आपको पता है 1813 से ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन चाय में, टी में और चाइना के साथ इनकी ट्रेडिंग में अभी भी मोनोपोली थी। लेकिन 1833 आते आते ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली चाय के उसमें और चाइना के साथ थी, इसको भी खत्म कर दिया गया, पूरी तरीके से इनका एकाधिकार खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये कमजोर हुई। तो मार्केट में अगर किसी भी कोई एक ही कंपनी होगी, प्रोडक्शन करेगी, उसकी मोनोपोली होगी, उसका एकाधिकार होगा, तो वो मन चाहे ढंग से अपने कंज्यूमर से, बायर से पैसे लेगा। तो इसीलिए मार्केट में कॉम्पिटिशन होना जरूरी है। अब जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रेताधिकार, यहाँ पर जो बायर है वो खाली एक है, तो खाली बायर एक ही होगा, तो उसको पता है भाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है, खरीदने वाला खाली मैं हूं, तो जो मन करेगा वैसा रेट मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका प्रतिपादन किसने किया था मोनोपोली का? तो इसका प्रतिपादन जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था, और इसमें क्रेता का, ऐसी स्थिति में क्रेता का लाभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी गर्म स्रोत से उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, जिसे विकिरण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। दूसरा है, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें बोला गया है कौन सा आपका सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर किसी गर्म
स्रोत से उष्मा या ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, इसे हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका रेडिएशन का ही फॉर्म है तो ये सही है। ठीक है, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। अब आप देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। अब सूर्य है, सूर्य से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी आ रही है पृथ्वी पर। तो यहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता तो है नहीं, किसी माध्यम के सोर्स से आ रही नहीं, वो पृथ्वी पर आ रही है। और सोर्स आपका यहाँ पे सूर्य हो गया और पृथ्वी पर आ रही है, रिसीव हो रही है। तो ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे किसी के भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, सही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। आपको पता है कितना मीटर है लंबाई। द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान का मूल मात्रक पूछा गया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। बताओ सही है, हाँ सही है। समय सेकंड में, ठीक है, आवर्स में, सही है। विद्युत धारा का मूल मात्रक केल्विन है, नहीं, केल्विन किसका है, केल्विन तो हीट का है ना। यहां पर एम्पियर होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, एम्पियर होगा। तो कौन सा आपका गलत हो गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन थे। तो बताइए कौन थे रेडियो एंड वायरलेस टेलीग्राफी के आविष्कारक। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी, आसान प्रश्न है। गैलीलियो, जी मार्कोनी, एनरिको फर्मी या न्यूटन। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मार्कोनी। ये पूछा गया प्रश्न है कई परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं। मतलब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है। देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं तो दो तरीके से, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक सदिश राशियां होती है और एक आपकी आदिश राशियां होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आदिश कहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन, दिशा मैटर करती है। ठीक है, मात्रा के साथ साथ दिशा भी मैटर करती है। स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन कौन से आपके सदिश राशियां हैं। तो बताइए कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। एक बार सबसे पहले घनत्व दिया गया है, फिर उसके बाद चाल दी गई है जिसको कि स्पीड बोला गया है, फिर उसके बाद आपको दिया गया संवेग, मोमेंटम और एक्सेलरेशन। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें से कौन कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है बोला गया, जहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। तो उत्तर क्या होगा आपका, डेंसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है क्या, नहीं। ठीक है, चाल की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, नहीं करता है। लेकिन यहीं पर अगर आपको स्पीड की जगह वेलोसिटी दे दिया गया होता तो याद रखिएगा, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। संवेग की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे तो यहां पर डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं, संवेग में, तो संवेग में डायरेक्शन मैटर करता है। एक्सेलरेशन में डायरेक्शन मैटर करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो जो सी है वो आपका सही उत्तर है। क्लास, इस तरीके से परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें। ये साइंस के प्रश्न है आपके। आप में से कई स्टूडेंट ने कहा था कि मैम साइंस के क्वेश्चंस को लेके आइए, तो अब हम लोग साइंस के और इकोनॉमी के दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए। पटना पक्षी विहार जो है वो कहां पर है, पटना पक्षी विहार बताइए। बलिया में, हरदोई में, एटा में या फिर कन्नौज में। तो पटना पक्षी विहार एटा में है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड 3 जगह दिया गया है।
सुरहा ताल, सुर की बात करते हैं तो सुरहा ताल कहां पर है बताइए? सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसको कि हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, ये आपका है बलिया में। ठीक है, फिर उसके बाद लाग बहोसी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? लाग बहोसी, तो यहां पर पहले हम मैच भी कर लेते, बी का आपका फर्स्ट हो गया, 2 जगह आपको फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, अब बताइए लाग बहोसी कहां पर है? कहां पर है लाग बहोसी? कन्नौज में है। ठीक है, और सांडी पक्षी विहार कहां पर है? हरदोई में है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, काफी समय दे दिया गया आपको। बी, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। यहां पर आपको एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है। एल्यूमिनियम की बात की गई है। एल्यूमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूसरा कारण दिया गया, बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है, बताइए। तो यहां पर आपको पता है जब भी हम बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, ये सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है कि एल्यूमिनियम कारखाने जो होते हैं वो मुख्यतः आपके उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं जहां पर कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में मिले। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही सही है, तो एजर्शन रीजन दोनों सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, भारत में प्राप्त कुल कोयले का 95% भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में केवल एंथ्रासाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोला गया है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 98%, 95% नहीं, 98% जो कोयला है वो हमें गोंडवाना रेंज से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र से केवल एंथ्रासाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। यहां पर हम देखेंगे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं हमको यहां से। तो ओनली जो है केवल ना, ये आपका ओनली की वजह से गलत है। अच्छा, परीक्षा में जब भी ओनली दिया करे ना तो एक बार थोड़ा सा विचार कर लिया करिए कि सही है कि गलत। ठीक है, बिटुमिनस कोयले भी यहां से प्राप्त होते हैं, इस वजह से ये आपका गलत है। तो यहां पर कौन से कथन आपके सही नहीं है बोला गया है, तो आप बताएंगे दोनों ही नहीं सही। तो यहाँ पर ना 1 और 2 दोनों ही नहीं सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सी कर लीजिए क्लास। देखिए, भारत में प्राप्त कुल कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में एंथ्रासाइड और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। अगर हम गोंडवाना क्षेत्र देखें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। हम लोग ने कई बार ये भी पढ़ा है, गोंडवाना रेंज से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। ठीक है, जैसे, और जब हम धारवाड़ रीजन की बात करते हैं तो धारवाड़ रीजन से हमको मिनरल्स मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। ठीक है, जन घनत्व की बात। तो बताइए ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश होगा, तो अरुणाचल प्रदेश तो तीनों जगह दिया गया है, डी को हटा दें। उसके बाद मिजोरम होगा, मिजोरम 2 जगह दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद नागालैंड दिया गया, सिक्किम दिया गया है। तो पहले सिक्किम है, फिर नागालैंड। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो बता दीजिए कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है?
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? बताइए, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मुंबई में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुंबई, बस ऐसे याद रखिएगा, ग्रेटर मुंबई, अर्बन एग्लोमरेशन, इसको नहीं, बस दिल्ली, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, मुंबई में सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद कोलकाता जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए, आपके परीक्षा में यही प्रश्न पूछा था, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था। 1872, 1881, 1891, 1894। यहां पर दो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1872 और एक 1891। अभी क्यों है मैं आपको बताती हूँ। 1872 की बात करेंगे क्लास, तो यहां पर किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मयो का। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1891 नहीं, 1881 की बात कर रहे हैं। यहां पर किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन का। तो यहां पर जो मैं बताने जा रही हूं उसको याद रखिए। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? वो लॉर्ड मयो के समय 1872 में हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ये है, ए आपका सही उत्तर है। लेकिन नियमित याद रखिएगा, नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत अगर हम बोलेंगे, नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत, तो वो कब से स्टार्ट हुई है? वो लॉर्ड रिपन के समय से हुई है। ठीक है, कि हर 10 साल 10 वर्ष के बाद जनगणना होती जा रही है, हर 10 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 से। लेकिन पहली बार जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मयो के समय 1872 में। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं 14वां प्रश्न, जैव विकास का समर्थन करने वाले प्रमाण। तो बताइए, यहां पर आकारिकी प्रमाण, भूण विज्ञान, जीवाश्मिकी, अणु विज्ञान। तो यहां पर सब आपके जैव विकास में समर्थन करते हैं। ठीक है, आकारिकी प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो भूण विज्ञान, जीवाश्मिकी, अणु विज्ञान, ये सब। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर है। इवोल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, परिवर्तन की बात की जा रही है, जैव विकास की बात की जा रही है यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑक्सीजन। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है। थोड़ा समय लीजिएगा क्लास यहां पर। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, उनके में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो किसके प्रकाश की आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंटेशन होती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन होता है कि नहीं, बताओ। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन मार्क किया है? अगर डी मार्क किया है तो आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की नहीं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमें पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, ना कि हमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हम कह सकते हैं जल, ये सब प्रकाश संश्लेषण के, फोटोसिंथेसिस के लिए एक आवश्यक घटक है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सब, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका डी गलत हो गया और आपका सही उत्तर क्या हो गया? 1 और 2, ए आपका सही उत्तर। समझ में आ गया ना क्लास? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगला देखते हैं हम
किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? अरे ये तो सबसे आसान आज के टेस्ट का प्रश्न। बताइए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? ए, डी, ई, के। यहाँ पर आपको कुछ एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको विटामिन दिए गए हैं, ए, डी, ई, के, ये सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये चीज समझ में आ रहा होगा ना, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, जिसको कि हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, रेटिनॉल भी कहते हैं ना, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न। परीक्षा में आपको क्या दे देता है? नाइट ब्लाइंडनेस की जगह कलर ब्लाइंडनेस दे देता है। तो अब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं अरे ये भी तो कलर ब्लाइंडनेस है। उनको याद ही नहीं आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस दूसरी चीज है, कलर ब्लाइंडनेस दूसरी चीज है। कलर ब्लाइंडनेस में कुछ स्पेसिफिक कलर इंसान नहीं देख पाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? रात में वो अंधा हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, रेटिनॉल की कमी से होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये एक वांशिक डिजीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। कलर ब्लाइंडनेस किसी विटामिन की कमी से नहीं होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस को नाइट ब्लाइंडनेस से इंटरचेंज कर देता है। तो मैंने आपको बता दी। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़ की बात करें तो ये एक नियोलिथिक साइट है, ये एक नवपाषाण युग है। बताइए, सही है ना? नवपाषाण युग में खेती स्टार्ट हो गई थी ना, ठीक है। यहाँ पे एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18 प्रश्न। लोथल के संदर्भ में देखिए, लोथल के संबंध में बात की गई है। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो बताइए, यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अरे ये तो पहले ही दे दिया, पहले ही इसमें, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, मैंने उत्तर ही बता दिया आपको। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो क्लास, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से गोदीवाड़ा, जिसको कि हम डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है, का भी साक्ष्य मिलता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछती हूँ, एकदम सिंपल प्रश्न। जो लोथल है वो किस स्टेट में है? बताइए, कहाँ पर स्थित है प्रेजेंट में, और किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर कौन सी रिवर है? ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत आसान प्रश्न है ये, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूंगी। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि मैम होमवर्क दीजिए, तो अच्छा आज एक होमवर्क करिए, ठीक है। देखिए होमवर्क क्या है आपका, 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। क्यों 2 मिनट का टाइम लगेगा? क्योंकि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न पहले भी सॉल्व किए, अब भी कर रहे हैं। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो आपके इम्पोर्टेंट जगह है उनके नाम आप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए वो किन नदी के किनारे हैं। तीसरी चीज आप देखेंगे कि उनको खोजा किसने है, ये भी, ठीक है, उनको खोजा किसने है, और वहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वस्तु प्राप्त है। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगी तो लूसेंट बुक में स्टार्टिंग में ही लूसेंट में एक पूरा वो बना हुआ है, टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो आप वहां से रिवाइज कर लीजिए, खट से रिवाइज कर लेंगे तो ये होमवर्क ले लीजिए, टेस्ट के बाद तुरंत जाइए उस बुक को खोलिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। ये आपका होमवर्क है, जिनको होमवर्क चाहिए था आज का होमवर्क ये है। अब बताइएगा नेक्स्ट क्लास में करके आए कि नहीं। सॉरी क्लास 19 प्रश्न को देखते हैं। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। तो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी कि नहीं? बताइए, इसका वर्णन सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में किया गया है कि नहीं किया गया है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी, ये भी आपका सही है, ठीक है।
ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? हिरण्यायनी नाम से, ये भी याद रखिएगा। हिरण्यायनी नाम से जाना जाता था। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व था इसका, इस वजह से इसको हिरण्यायनी नाम भी दिया गया था। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 20वां प्रश्न। ऋग्वैदिक कालीन नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके वर्तमान नाम दिए गए हैं। ये भी आपको बुक में एक फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, बहुत आसान सा है। तो चलिए बताइए, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी या फिर सतुद्री, क्या क्या नाम है इनका? बताइए बताइए क्लास, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? वितस्ता की हम बात करेंगे तो वितस्ता को हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, झेलम को हम वितस्ता के नाम से जानते हैं, बताइए। सही है, ठीक है। अस्किनी की हम बात करेंगे तो अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? चेनाब से। तो बी का थर्ड हो गया, ए का फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, यहाँ 2 जगह दिया गया है। चलो, वेरी गुड। फिर उसके बाद परुष्णी की बात करेंगे तो रावी नदी हो गई, सी का सेकेंड हो गया। सतुद्री की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ सतलज हो गया, ठीक है। डी का फोर्थ हो गया, डी का फोर्थ, सी का सेकेंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लास, ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं और उनके नाम दिए गए, जैसे गोमती को गोमल, कुंभा को काबुल, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। फिर उसके बाद पूर्वी किनारे पे सिंधु की सहायक नदियां देखेंगे, यहाँ पे क्रमु की बोलेंगे तो कुरुम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग पूर्वी किनारे पे देखेंगे तो झेलम, वितस्ता, आस्किनी, चेनब, ठीक है, पारुषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, ब्यास, विपासा। तो ये भी देख लीजिएगा, परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ये भी आपको स्टार्टिंग में लूसेंट में दिया गया है। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, सेंड्रोकोटस एकदम एवं एंड्रोकोटस किसके अन्य नाम थे? तो बताइए, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसको बोला गया था? चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को या फिर बिंदुसार को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? आसान प्रश्न है ना, बी, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है। अच्छा, अभी यही आसान प्रश्न को अगर परीक्षा के लिए आपको डिफिकल्ट कर दिया जाए तो कैसे डिफिकल्ट करेंगे उसको देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, ठीक है, एपियानस, और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के नाम से पुकारा था। अब यहीं पर अगर इसको डिफिकल्ट करना, आपको पता है कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस हम चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, लेकिन किसने कहा था इसको इंटरचेंज कर दे, मतलब यहाँ पर दे दे स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और प्लूटार्क ने, नहीं, यहाँ पे उल्टा कर दे, एंड्रोकोटस कहा था और प्लूटार्क ने सेंड्रोकोटस कहा था, तो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इंटरचेंज किया जा सकता है, जिसने इनको सेंड्रोकोटस कहा था उनको लिख दे कि एंड्रोकोटस कहा था और प्लूटार्क ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। तो आप बताएंगे नहीं, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से पुकारा है और सेंड्रोकोटस किसने बोला है? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिस ने। ये चीज याद रखिएगा, ऐसे परीक्षा में थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से मगध के नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को, तो आपको पता है, पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनका साथ किसने दिया था? विष्णुगुप्त, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चलिए 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं क्लास, यहाँ पर क्या है? स्तूप मौर्य कालीन कला की देन है, सांची और सारनाथ के स्तूप अशोक कालीन है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, तो बताइए दोनों सही है कि नहीं? स्तूप जो है वो मौर्य कालीन कला की देन है, मौर्य समय में स्तूपों का निर्माण स्टार्ट हुआ, सही है। सांची और सारनाथ का जो स्तूप है वो अशोक कालीन है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न था, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 23वां प्रश्न। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, या रणथंभौर जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक था, इसने तांबे का टंका और चांदी का जीतल प्रचलित किया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट है, बताइए बताइए। या रणथंभौर जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक था, ये बिल्कुल
सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने तांबे का टंक और चांदी का जीतल प्रचलित किया था। बताइए बताइए क्या होगा? इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था और इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। ठीक है, इसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाने का कार्य किया था। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान भी इल्तुतमिश था, ये याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। प्रचलित लिखा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सी हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर। यहाँ पर इसको सी कर लीजिए। देखिए लिखा भी है, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला भी ये प्रथम तुर्क सुल्तान था और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, जो आपको बताया गया। 24वां प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध बंगाल के केवल नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहते हैं, आपको पता है। इसमें अंग्रेजों की विजय भी हुई थी, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसको निर्णायक युद्ध कहते हैं ना, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ये तो सही है। लेकिन इसमें खाली बंगाल का नवाब था? नहीं। क्यों? और कौन कौन था बताइए? जो बक्सर का युद्ध आपका हुआ था उसमें कौन कौन था? उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों की संयुक्त सेना थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ अगेंस्ट लड़ रही थी, और ये तीनों हार जाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है ये एक निर्णायक युद्ध है। और इसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाली 2। तो बी आपका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पे केवल गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पर बंगाल का नवाब, फिर उसके बाद अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी थे। आसान प्रश्न था वैसे ये। 25वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए आप लोग। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था या युद्ध एक्सला शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। हाँ था, एकदम सही है। ऑस्ट्रिया में जो युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी के लिए, उसी का इम्पैक्ट भारत में भी देखा जा रहा था। ठीक है, दूसरा जो आपको दिया गया है, यह युद्ध एक्सला शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, ये आपका सही है कि गलत है? बताइए। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। यहाँ पर अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध या कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं इसको। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था जो 1746 से चल रहा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इस युद्ध के पक्ष में नहीं था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेनेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा में कभी आपसे पूछे कि तत्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेनेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। ये एक मेन रीजन था, मतलब एक तुरंत कारण था, तात्कालिक कारण था। सेंट टोमे युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब नवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे। अच्छा, ये तो दूसरा दिया गया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात में बात किया गया। चलिए 26वें प्रश्न को हम देखते हैं, अगस्त ऑफर से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करना था। इस समय वाइसरॉय लॉर्ड लिंथगो था। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है? आपको पता है जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें तो अंग्रेजों का साथ भारत ने दिया था। ठीक है, दिया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन भारत को हासिल क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हासिल हुआ था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड हो गया।
आप सोचिए, हमने आपका साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और आपने भारत में रॉलेट एक्ट लगा दिया, आपने भारत में जलियांवाला कांड कर दिया, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो हम आपका साथ देंगे? नहीं देंगे हम आपका साथ। हम तो ऐसे भी जान चुके हैं अब आपको कि आप हमारे अपने नहीं हैं। उसके साथ ही साथ आपने क्या किया, कांग्रेस जो थी वो गुस्सा आ गई। क्यों गुस्सा आ गई? कांग्रेस इस समय भारत में सबसे बड़ी पार्टी है और आपने बिना कांग्रेस से पूछे या किसी भी पार्टी से डिस्कस किए हुए ऐलान कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेगा और किसका साथ देगा? अंग्रेजों का साथ देगा। ये आपने क्या किसी से पूछा? आपने बिना पूछे हमें युद्ध में शामिल कर दिया, तो हम उससे भी नाखुश थे। अब भारतीयों का सपोर्ट इनको चाहिए था, तो भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था तो ये क्या करेंगे? भारतीयों को लालच देंगे, ये ऑफर देंगे उनको, और ऑफर विद टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे कि एक बार युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकजुटता होनी चाहिए। कई ऑफर के साथ बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई। तो ये चीज याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए और भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड लिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे हम अगस्त ऑफर कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 27। यहाँ पे लॉर्ड इरविन के समय होने वाली घटनाओं के बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन, ठीक है, हरकोट बटलर, भारतीय राज्य आयोग, नेहरू रिपोर्ट की घोषणा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो बताइए आपका सही उत्तर यहाँ क्या होगा? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ है? 1927 में हुआ है। बटलर कमीशन 1927 में। अब बताओ, साइमन कमीशन पता है ना, साइमन कमीशन जिसको कि हम व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे यूरोपियंस थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसी वजह से भारत में इसका विरोध भी हो रहा था। हर जगह गो बैक साइमन का नारा लग रहा था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग की अगर हम बात करेंगे, बटलर कमीशन की, तो बटलर कमीशन पूछा जाता है किस चीज से रिलेटेड था? तो ये सेंटर और जो आपकी प्रोविंस थे उनके बीच में जो रिश्ते थे उनको सुधारने के लिए बटलर कमीशन आया था, मक्खन लगाने के लिए आया था। नेहरू रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो 1928 का समय है ये नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। और हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ है? ये आपका 1932 के समय में हुआ, 31-32 के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पहली गोलमेज सम्मेलन थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप सभी को पता है। उस समय हमारे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा रहता है, स्टार्ट हो गया रहता है, जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो अभी इस समय जो मेजर पार्टी है, जो मेन पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी है। तो होता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हो। ठीक है। अब आईएनसी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कराने के लिए उस समय के वाइसरॉय को कॉल किया जाता है कि भाई देखिए, बुलाइए कांग्रेस को। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इरविन को पास कॉल जाता है, इरविन कहता है ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने को तैयार होती है गांधी इरविन पैक्ट के बाद। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट के बाद इरविन क्या होता है? इरविन चला जाता है। ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इरविन के समय पे नहीं हुई है। हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट जो होता है साइन, वो इरविन के समय में ही होता है। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है, आरटीसी जब होती है, तो उस समय इरविन नहीं रहता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तब अगर इरविन नहीं रहता है तो कौन रहता है? ये भी प्रश्न बनता है, बताइए। तो उस समय लॉर्ड विलिंगडन रहता है। ये चीज लॉर्ड विलिंगडन रहता है। ये चीज याद रखिएगा। विलिंगडन रहता है। ठीक है। ये इंडिया का वॉइसरॉय रहता है और पीएम कौन रहता है? रामेसे मैकडोनाल्ड। ये भी आपको
याद रखना है। अच्छा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन बन के गया था? तो महात्मा गांधी, और इनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 प्रश्न। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, ये तो आपको पता ही होगा। इन्हें फक्रे अफगान की उपाधि दी गई थी। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न में कितनी चीजें पूछी गई है। एक पूछा जा सकता है सीमांत गांधी के नाम से हम किन्हें जानते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, और फक्रे अफगान के नाम से हम किससे जानते हैं। इन सब नामों से हम किसको जानते बताइए? लाला लाजपत राय को, विनोबा भावे को, अब्दुल कलाम आजाद को, कि खान अब्दुल गफर को? तो अब्दुल गफर खान को हम इन सब नामों से जानते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती दल की बात अगर हम करेंगे, खुदाई खिदमतगार संगठन, लाल कुर्ती दल, ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी? अब्दुल गफर खान के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की बात की गई है, ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1947 में? बताइए। तो शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत 1946 में हुई थी। ठीक है, और कौन सा पोत था, कौन सा शिप था? तलवार था। ठीक है, और इस दौरान जो आपके एमएस खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का भी गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। और माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के कफन में लास्ट कील जो थी वो आपकी शाही नौसेना विद्रोह थी, उसने ब्रिटिशर्स के कफन में लास्ट कील का काम किया। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद के तहत संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है, ओपिनियन ले सकता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो ये किसके तहत कहा गया? 125, 129, 133 या 143? वेरी गुड, आप में से तो कई स्टूडेंट ने तुरंत ही इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर दे दिया होगा, 143। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीत कोयले का कम गुणवत्ता वाला रूप है, इसमें कार्बन अंश 50% से अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? पीत कोयला जो है वो कोयले का कम गुणवत्ता वाला रूप है, एकदम सही है। इसमें कार्बन जो है वो 50% नहीं, वो 40% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, ठीक है क्लास, यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, जो पीट, लिग्नाइट, ये सब आपके लो क्वालिटी कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर बोला गया कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपका दूसरा सही नहीं है, तो केवल 2, बी। अगला हम देखते हैं, 32वां प्रश्न एजर्शन रीजन पर है। कोयले को उद्योगों की जननी की संख्या दी जाती है। ये ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो भाई बताइए, कोयला जो है उसको हम मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये कंबस्टाइल मिनरल मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर्स से मिलकर बना रहता है। इसमें क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसे मदर ऑफ इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे उद्योगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होती हैं वो उन जगह पे लगाई जाती है जहां पर हमें लार्ज क्वांटिटी में कोयला मिले। ठीक है, ऐसे कई इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी मिनरल इंडस्ट्रीज जो कि ऐसी जगह लगाई जाती है जहां पर कोयला की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोयले की हमें आवश्यकता होती है, इस वजह से नहीं क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है आज। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न। यहाँ पर ग्रासलैंड दिए गए हैं, घास भूमियां, और वो कहाँ पर है? डाउन्स, पंपास, पेरीज, पूछताछ। ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ए का फोर्ट, अरे ए का फोर्ट तो एक ही जगह दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पंपास। पंपास कहां पर है बताइए? पंपास कहां पर है?
पेरिस कहां पर है? पेरिस तो आपकी नॉर्थ अमेरिका में है, तो सी का सेकेंड। ठीक है। पंपास फिर कहां पर हो गया आपका? ये दक्षिण अफ्रीका में हो गया, साउथ अफ्रीका में। पूछताछ हंगरी। ठीक है, यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर डी है। यहाँ पे इसको डी करिए क्लास, गलत दिया है व्याख्या में। देखिए जो आंसर मैं आपको बताती हूँ ज्यादातर वही सही होते हैं, व्याख्या में ये गलत है, डी करिएगा इसको। अगला देखते हैं 34। लाइकेन, शैवाल और ब्रायोफाइट के मध्य में सहजीवन को दर्शाता है। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब भी हम लाइकेन की बात करेंगे तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है ना, किसके किसके बीच में? एल्गी और बायोफाइट के बीच में नहीं, शैवाल और कवक की। तो ये आपका गलत हो गया। ये प्रदूषण के संसूचक है। ठीक है, हाँ ये इंडिकेटर है प्रदूषण के, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आता होगा तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें 35 प्रश्नों को 40 प्रश्नों में अब कन्वर्ट करना चाहिए? अब समय आ गया है कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और बढ़ाइए, इसको 40 और 50 करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 मिनट आपकी क्लास और सुन सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग और देर तक सुन सकते हैं मैम की क्लास। तो यहाँ पर देखिए आईएसए की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की गठबंधन की बात की गई है, सौर गठबंधन की। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, इसका मुख्यालय वियना में है। तो बताइए आपका क्या सही है? यहां पर आपका कौन सा सही है बोला गया है? तो यहां पर आपका सही जो उत्तर है वो है केवल एक सही है। ठीक है, आईएसए का मुख्यालय वियना में नहीं है। होमवर्क, आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे और बढ़ाने चाहिए। आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है, एक आपके रिवीजन के लिए दिया है कि रिवाइज करिएगा, और उसमें मैंने आपसे पूछा है कि बताइए लोथल कहां पर है। अरे बहुत ही आसान है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो ना। फिर दूसरा मैंने पूछा है कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइएगा। चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और मुझे जरूर बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा दिए जाएं आपके टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और होमवर्क आप लोगों को चाहिए था, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था, तो उनके लिए होमवर्क मैंने दे दिया। होमवर्क जरूर करिएगा, रिवीजन करते रहिए, समय मिला है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम मेहनत करिए। फिर कहूंगी क्लास के अंत में जो मैं हर बार कहती हूँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आप खुद हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी को प्ले करना है तो वो आपको करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। गुरु दिशा दिखाता है लेकिन परिश्रम आपको करना है। तो अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, आपको कितना अच्छा गुरु क्यों ना दे दिया जाए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई करिए, क्लास अपने प्रति वफादार जब आप रहेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। तो कर्म तो आपको करना है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।